में से आगे बढ़कर अगर हम लोग और देखें तो इम्पोर्टेंट कमिटीज और भी जो है वो बनी है, जो खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज के रूप में जो है हम लोग समझ सकते हैं। उसी क्रम में आज जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट कमिटीज है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पहला कमेटी जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है ढेबर कमीशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन रहा है भारत में, और इसके रिकमेंडेशंस भी जो है बहुत अच्छे रिकमेंडेशन जो है वो रहे हैं। तो ये जो ढेबर कमीशन है ये 1960-61 में जो है वो गठित किया गया था, और जो इस दौर में 4th 5-year प्लान चल रहा था, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसी दौरान जो है ये ढेबर कमीशन को जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था। और इस ढेबर कमीशन ने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो है वो हम लोगों को दिए हैं, और जिसको कि हम लोग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो ढेबर कमीशन है ये मुख्यतः ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो है वो कमीशन, उनके सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ आदि तरह के जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित स्टडी करने के लिए ये कमेटी जो है वो बनाया गया था। और ये कमेटी जो है वो अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो जनजातीय लोग हैं, जो जनजाति पॉपुलेशन है, उसके अंदर में एक मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो वल्नरेबल है, ऐसा ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको इन्होंने जो है वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से बताया, जिसको बाद में सरकार ने जो है वो पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप के नाम से जो है वो नामकरण कर दिया, आइडेंटिफाई किया। तो ये जो है वो ढेबर कमीशन जो है वो इसी पीवीटीजीज, जिनको आज हम जानते हैं, जो कि अति पिछड़ा ट्राइबल समुदाय जो है आता है, जिसको हम लोग आदिम जनजाति के नाम से जो जानते हैं, इसको रिकॉर्गेनाइज करने का काम जो है, इसको पहचानने का काम, इसको आइडेंटिफाई करने का काम इसी ढेबर कमीशन ने जो है वो किया था। तो इन्होंने बताया था कि अमंग एसटीज जो है और ऐसे लोग हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो जो ये मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप में जो लोग आए, जिनको हम लोग आदिम जनजाति के रूप में जानते हैं, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ झारखंड में 8 है। तो ये जो आदिम जनजाति लोग हैं, इनको इन्होंने जो नाम दिया वो नाम दिया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। इन्होंने इन आदिम जनजातियों को जो है वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का जो है वो नाम दिया, और जो पीटीजी जिनको हम लोग शॉर्ट में कहते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। लेकिन 2006 में भारत सरकार ने इस पीटीजी को जो है वो नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया, यानी कि अब इसका नामकरण हो गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। तो ये जो है वो हुआ। और जब ढेबर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो 1975 में इनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई। 60-61 में इस कमेटी को गठित किया गया था। तो उन्होंने जब ये पीवीटीजी को जो आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने 52 पीवीटीजी ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ आइडेंटिफाई किया 1975 में, जिसमें से 8 हमारे यहाँ झारखंड में भी थे। और 1992 में सरकार ने जो है और स्टडी किया और 23 और पीवीटीजीज को जो है वो जोड़ दिया, यानी कि 1975 में 52 पीवीटीजीज थे, प्लस 1992 में 23 कर दिया गया, और उसके बाद से जो अभी स्टडी नहीं हुई है, तो वर्तमान में जो है वो टोटल 75 जो है वो पीवीटीजीज हमारे यहाँ है। और कुल मिलाकर इसी ढेबर कमीशन ने बताया था कि 705 तरह के हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। जैसे हम लोगों ने देखा संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, तो इस तरह से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इस तरह पूरे भारत में जो है वो ढेबर कमीशन ने ही स्टडी किया था और बताया कि 705 वो जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और इस 705 में 75 ऐसे ग्रुप हैं जो पीवीटीजी हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, जो आदिम हैं, जिसमें से 8 हमारे यहाँ झारखंड में भी जो है वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक और स्टडी में बताया कि इसी स्टडी में एक और पॉइंट बताया कि उड़ीसा जो है वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जो है वो पीवीटीजी जो है वो पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब जो है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये हमारा ढेबर कमीशन और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रही, खास करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, उसकी संख्या बताना, ये जो है वो ढेबर कमीशन के रिकमेंडेशन के रूप में जो है वो रहा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें एक
सेकंड रुकिएगा, स्क्रीन एक्टिवेट करने दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जाजा कमेटी। जाजा कमेटी, तो ये जो है वो वर्जीनियस जाजा नाम के जो है वो एक व्यक्ति थे, इनके ही नेतृत्व में जो है ये जाजा कमेटी जो है वो गठित की गई भारत में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन रहा। ये 2013 में जो है वो बनाई गई। दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन में दिख रहा है? एक मिनट। अब ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है जाजा कमीशन, एक्स ए। ये जो है वो एक्चुअली इनका नाम है वर्जीनियस जाजा, वर्जीनियस जाजा। तो ये वर्जीनियस जाजा के ही नेतृत्व में जो है वो एक कमेटी बनी, और ये कमेटी जो है वो 2013 में बनाई गई, और इन्होंने जो है रिपोर्ट अपनी जो है वो 2014 में जो है वो सबमिट की। 2014 में जो ये जाजा कमेटी ने जो है वो रिपोर्ट जो सबमिट किया, तो इनको जो है वो कुछ टास्क दिया गया था, यानी क्या इनको पता लगाना था इस कमेटी को। तो इस कमेटी को पता लगाना था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल्स का, इसके साथ साथ एडुकेशन, इसके साथ साथ हेल्थ, इसके साथ साथ जो है अदर जो इनका प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सब को लेकर के जो है वो इन सब चीजों पर जो है वो स्टडी करने के लिए ये वर्जीनियस जाजा के नेतृत्व में जो है वो जाजा कमेटी जो है वो बनाई गई थी। और इन्होंने 5 क्रिटिकल इश्यूज जो है वो सजेस्ट किए। क्रिटिकल इश्यूज इन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ ट्राइब्स हैं, जो कुल मिला के 705 तरह के ट्राइब्स हैं, जिसमें 75 पीवीटीजीज हैं, इनमें से जो है वो इन सभी ट्राइबल्स के लिए जो है 5 ऐसे इश्यूज हैं जो क्रिटिकल है, जिसको जो है वो इमीडिएट हम लोगों को ध्यान जो है वो देना चाहिए। जिसमें कि 1 नंबर में इन्होंने बताया लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा इन्होंने बताया एडुकेशन। तीसरा इन्होंने बताया हेल्थ। चौथा इन्होंने बताया इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट, माने बिना इच्छा के जो इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। हमारे यहां भी, झारखंड में भी डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है बहुत बड़ी समस्या है। एंड माइग्रेशन, इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, यानी बिना इच्छा के जो है वो हम लोग माइग्रेट और ये करने को मजबूरी में जो है वो कर रहे हैं। और 5वां जो है वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो ये जो है वो 5 क्रिटिकल इश्यूज जो है इस वर्जीनियस जाजा कमेटी ने जो है वो रेकमेंड किए, और इसने जो है वो इन्हीं बताया कि इन्हीं 5 इश्यूज को जब तक जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक इन ट्राइबल ग्रुप्स का जो है वो उत्थान जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसी पर जो है वो सरकार अब आगे काम करेगी। तो इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वर्जीनियस जाजा कमेटी शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड कमेटी रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो है वो इन्होंने किया है। इसी बीच एक और कमेटी जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी आ जाती है, वो आती है एल्विन कमेटी। एल्विन कमेटी, यह भी जो है वो भारत में बनाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जो 1959 में जो है वो बनाई गई है, एल्विन कमेटी। ये कमेटी भी जो है वो जो विशेषकर ट्राइबल या बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं या एरियाज हैं, एरियाज इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, जहां पे प्रशासनिक क्षेत्र है। जैसे इसी के रिकमेंडेशन पे जो हम लोग अगर देखेंगे तो डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, DEVLOPMENTL, डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, जो हम लोग को आज देखते हैं ना, क्या BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हम लोग देखते हैं, तो ये जो BDO है वो डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं। ये जो प्रखंड है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो प्रखंडों का जो है वो प्रशासनिक जो डेवलपमेंट होगा, प्रखंड, तो प्रखंडों का जो प्रशासनिक डेवलपमेंट होगा, और इनको जो है या क्षेत्रों को, कुछ एरियाज को जो है वो डेवलपमेंट ब्लॉक्स के रूप में बांट के हम लोग जो है वो इसका विकास करेंगे।
ये बात का रिकमेंडेशन जो है वो इसी एल्विन कमेटी के द्वारा जो है वो किया गया था। यानी कि अगर यूं कहें कि किसी ब्लॉक क्षेत्र को, किसी प्रखंड क्षेत्र को आज हम लोग जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर जो है वो डाल देते हैं, जिसकी यहाँ पर बैठे लगभग सभी लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो एक प्रखंड को जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह जो है वो बांटने का जो काम किया गया है, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का वर्किंग एंड फंक्शनिंग कैसे कैसे होगा, और विशेष करके जो ट्राइबल या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए जो है वो उनका जो एरियाज है उनको जो है वो प्रखंड के रूप में चिन्हित करना, और फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कैसे जो है वो चलेगा, ये सारे रिकमेंडेशन जो है वो एल्विन कमेटी ने किया था 1959 में। तो इन्होंने ही बताया था कि जो डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं, विकास खंड जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगे, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये जो है वो डेवलपमेंटल ब्लॉक्स जो है वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे। ये इसी एल्विन कमेटी ने जो है वो बताया था, और इसको विशेषकर ट्राइबल डेवलपमेंट से भी जो है वो जोड़कर इन्होंने बताया था कि ट्राइबल एरियाज को जो है वो ऐसा डेवलपमेंटल ब्लॉक्स बनाइए, और उस ब्लॉक्स पे जो है वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की तरह जो है इसको फंक्शन कराइए। जो स्ट्रक्चर कमोबेश आज हम लोग जो है वो भारत में देख रहे हैं, वो इसी एल्विन कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है वो देख रहे हैं। यानी कि विकास खंड के मॉडल का जो डेवलपमेंट है वो आज इसी एल्विन कमेटी के रिकमेंडेशन पर है। नेक्स्ट इसमें हम लोग एक बात और देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 1992 और 93 में जो है वो हम लोगों का पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज वगैरह जो है वो लागू हुए, एक्ट लागू हुए, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो है बहुत विस्तार से देखा। तो हम जानते हैं कि ये जो म्युनिसिपैलिटीज और जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमारे ट्राइबल एरियाज में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ट्राइबल एरियाज में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। या टेक्निकली कहें तो 5th एंड 6th शेड्यूल में जो है वो जो 6th शेड्यूल एरियाज हैं वहां पर जो है वो ये इम्प्लीमेंट नहीं होते, या होते भी है तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो होते हैं। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक्ट जो लाया गया 92-93 के दौर में, तो पंचायती राज से संबंधित उसमें जो जो प्रॉब्लम्स थी, खास करके 5th और 6th शेड्यूल के एरियाज में, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी जो है वो एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम लोग भूरिया कमेटी के नाम से जानते हैं। भूरिया कमेटी, भूरिया कमेटी। तो ये भूरिया कमेटी जो है वो 1995 में बनी, और इसका जो योगदान है भारत में, ये बहुत बड़ा योगदान है। इसी भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारत में पेशा एक्ट 1996 जो है वो लाया गया, जो हमारा एक्सटेंशन टू पंचायती एंड क्या है पेशा का फुल फॉर्म, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज आता है ना, क्या है फुल फॉर्म, मिस हो रहा है सर? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। यानी कि जो 5th और 6th शेड्यूल एरियाज हैं, इस 5th और 6th शेड्यूल एरियाज में जो पंचायती राज को कैसे कैसे लागू किया जाएगा, ये हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं डिसाइड किया गया। ये हमारे 1996 के पेशा एक्ट के तहत जो है वो तय किया गया है कि 5th और 6th शेड्यूल एरियाज में जो है कैसे जो है वो वहां पे ग्रामीण जो डेमोक्रेसी है, ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, वो तय किया गया है, वो इसी पेशा एक्ट के तहत किया गया है। तो ये पेशा एक्ट का रिकमेंडेशन जो किया गया, ये इसी भूरिया कमेटी के सिफारिश पर जो है वो किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो हमारे लिए है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि पेशा एक्ट 1996 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है? तो ये भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है वो किया गया। हालांकि भूरिया कमेटी ने और भी बहुत सारी चीजें जो है रिकमेंड की, लेकिन हर कमेटी का हर रिकमेंडेशन सरकार मान ले ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो हालांकि इस भूरिया कमेटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन था, जो उसकी जो उन्होंने बताया था, वो ये था कि भारत में जो है वो पेशा एक्ट के माध्यम से इस 5वें और 6ठे शेड्यूल एरियाज में जो है वो प्रशासन जो है वो किया जा सकता है, या डेमोक्रेसी जो है वो ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो चलाई जा सकती है। ये भूरिया कमेटी ने बताया था 1995 में, 1995 में। तो ये भी एक जो है वो हमारे
देश में बहुत इंपॉर्टेंट प्रशासनिक संबंधी या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के रूप में जो है वो जानी जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो देखा ढेबर, दूसरा हम लोगों ने जाजा कमीशन, तीसरा हम लोगों ने एल्विन कमेटी, और चौथा हम लोगों ने भूरिया कमेटी। तो ये चारों कमेटी जो है वो आपस में किसी ना किसी तरह से जो है वो रिलेटेड ही जो है वो हम लोगों को समझ में आए कि ये भूरिया जो है वो पेशा से रिलेटेड है, जाजा और ढेबर अगर जो हम लोग देखें तो ये एसटीज से संबंधित है, और एल्विन कमेटी जो है वो इसी एसटी एरियाज में जो है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बना करके जो है वो विकास जो है वो किया जाए, वो इसी एल्विन कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया है। तो ये चारों कमेटी को ध्यान में रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एसटीज से रिलेटेड जो है वो किसी न किसी रूप में जो है वो आते हैं, या फिर यूं कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव, या जैसा आप समझना चाहें समझ जाइए। ढेबर क्या था, जाजा कमेटी क्या था, एल्विन क्या था, भूरिया क्या था। तो ये जो है वो चार कमेटी हम लोगों ने इस तरफ में देखी। यहां तक में इन चारों में किसी को कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो बताइए। क्या हुआ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्लियर है? और कोई बाकी लोग? क्लियर है सर। ओके, क्लियर है सर। वेरी गुड। तो आदेश दीजिए हमको आगे बढ़ने का। आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग आते हैं, दो चीजों को और इसमें समझना है। इसमें जो है वो हम लोग अब आते हैं, जैसे एसटीज की हम लोगों ने बात की, तो अब हम लोग जो है वो भारत में रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज हैं उससे संबंधित चीजों को जो है वो भी समझने का प्रयास करते हैं। उससे रिलेटेड भी जो कमिटीज बनी है उनको भी जो है वो समझने का जो है वो हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी जो है वो चर्चा की थी कि दो इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है वो बनी थी। एक नंबर 1 जो आया वो हो गया काका कालेलकर कमेटी, और दूसरा जो हमारा आया था वो बीपी मंडल कमेटी या बीपी मंडल कमीशन। ये दोनों जो है वो दोनों का बैकग्राउंड जो है वो सेम था, और दोनों को जो है वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, यानी जो हमारे यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी हम लोग देख रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनसे संबंधित जो रिकमेंडेशन है वो इन्हीं दोनों कमेटी के आधार पर जो है वो किया गया था। तो ये काका कालेलकर कमीशन को जो है वो हम लोग फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है वो ये भी कहते हैं, बीसी कमीशन जो है वो भी कहते हैं। तो काका कालेलकर कमीशन जो है वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के रूप में जाना जाता है, और बीपी मंडल कमीशन जो है वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो आइए इन दोनों को, हमारे काम लायक चीजों को जो है वो इसमें देख लेते हैं। तो काका कालेलकर कमेटी जो है वो जो कमेटी है ये 1953 में जो है वो बनाई गई थी, और इसने 1955 में जो है वो रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। 1953 में गठित और 1955 में जो है इन्होंने रिपोर्ट दिया। यानी ये हमारा फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो के रूप में जो है वो काका कालेलकर कमीशन जो है वो जाना जाता है। इनको टास्क दिया गया था, कमेटी क्यों बनाई गई थी, तो इनको एक टास्क दिया गया था। टास्क दिया गया था कि भारत में कौन से ऐसे लोग हैं किनको जो है वो हम लोग सोशली एंड एडुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक, टर्म को याद रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से किनको हम लोग पिछड़ा मानते हैं, इस बात को आइडेंटिफाई करने का टास्क जो है इस काका कालेलकर कमेटी को जो है वो दिया गया था। यानी कि
आप ये मत बताइए कि ये कौन जो है वो ओबीसी होंगे, ये बात इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने पहचान किया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, या हमारे यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों रूप से जो है वो पिछड़े हैं। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने का टास्क जो है वो काका कालेलकर कमेटी को जो है वो दिया गया था, और इन्होंने जो है वो बहुत विस्तृत अध्ययन किया पूरे भारत में, और कुल मिलाकर इन्होंने बताया कि 2399 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड है। इस 2399 में से भी जो है वो 837 ऐसे हैं जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो अति पिछड़ा है, मोस्ट बैकवर्ड है। तो ये जो है वो इसी काका कालेलकर कमेटी ने जो है वो एक तरह से हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ आज के डेट में हम लोग ओबीसी जो देख रहे हैं पूरे देश में कि किस किस ग्रुप को जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो है वो पिछड़ा माना गया है, तो ये इसकी पहचान जो है वो इसी काका कालेलकर कमेटी ने जो है वो की। लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वहां पे बाद में हुआ, और इन काका कालेलकर के किसी रिकमेंडेशन, किसी स्टडी पे जो है वो स्टडी को तो देख लिया गया लेकिन किसी रिकमेंडेशन वगैरह पे ऐसा लागू नहीं किया गया। फिर बाद में जो है वो इसी जो है काका कालेलकर से एक स्टेप लेते हुए एक जो है वो बीपी मंडल कमीशन जो है वो बना दिया गया, बीपी मंडल कमीशन। तो ये इसी को जो है वो हम लोग बीपी मंडल कमीशन के रूप में जो है वो हम लोग जानते हैं। और ये मंडल कमीशन जो है वो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड जो लोग थे इनको जो है वो कैसे मेन स्ट्रीम में जगह दिया जाए, इनका कैसे जो ये बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, एडुकेशनली जो बैकवर्ड है, इनको बैकवर्ड से आगे कैसे लाया जाए, इस चीज को लेकर के जो वो रिकमेंडेशन दिया गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कालेलकर साहब ने आइडेंटिफाई किया कि ये लोग जो है वो पिछड़े हैं, किस आधार पे, तो शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर जो है ये लोग पिछड़े हैं। वहीं पे बीपी मंडल ने उनको आइडेंटिफाई करने का काम नहीं किया, उनको पिछड़े हैं ये बात पहले ही आइडेंटिफाई हो चुकी थी कालेलकर साहब के द्वारा। इन्होंने इनको जो ये पिछड़े हैं, इन पिछड़ों को आगे कैसे लाया जाए, इस बात पे मेन फोकस रख के जो है वो बीपी मंडल कमीशन जो है वो बनाया गया था। और इनका इस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1979 में किया गया था, और ये कमीशन ने रिपोर्ट जो है वो अपनी 1980 में जो है वो प्रेजेंट की थी। तो इसकी रिपोर्ट जो है वो 1980 में जो है वो आई थी। और इसी के बाद 10 साल तक इस कमेटी के भी रिपोर्ट पर कुछ खास नहीं हुआ, बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हो गया 80s के दौर में हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद कुछ 1-2 साल के बाद इमरजेंसी वगैरह भी लगा दिया जाता है, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। इसी बीच में 75 के दौर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जेपी साहब जो है वो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन लेकर के जो है वो चल रहे थे। तो इस दौर में जो है वो काफी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी जो है वो भारत में जो है वो देखने को मिला था। इतना तक जो है वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और बहुत एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट जो है वो बनी थी। और ऐसा स्टेटमेंट भी आया था, आप लोगों ने सुना था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, एंड इंडिया इज इंदिरा। तो इस तरह का भी स्टेटमेंट, इस तरह का भी नारा जो है वो चल रहा था एक दौर में इंडिया में, जब इंदिरा गांधी जो है वो आयरन लेडी भारत की, उन्होंने जो है वो अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो के साथ जो है वो अपना इलेक्शन जो है वो विन करके जो है वो आई थी। तो ये सब चीजें जो है वो पॉलिटिकली चल रही थी। तो इस का नतीजा ये हुआ कि जो बीपी मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन आया था 1980 में, इसको जस का तस जो है वो टेबल पर ही रख दिया गया, इस पर कुछ जो है वो विशेष किया नहीं गया। फिर यही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाली स्थिति जो है वो आ गई, और फिर कांग्रेस में ही जो है वो वीपी सिंह साहब जो है हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने ये प्रॉमिस किया, वीपी सिंह साहब ने ये प्रॉमिस किया कि हम लोग, अगर वीपी सिंह या कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो हम लोग जो है वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू कर देंगे, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को जो है वो लागू करेंगे। तो इस बात का प्रॉमिस करके वीपी सिंह साहब जो है वो आते हैं, और इन्होंने ही जो है वो फिर 1992 में जाकर के जो है, हालांकि उस समय जो है वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आ जाती है, तो खैर वो पॉलिटिकल इश्यूज है, उन सब चीजों को हम लोग को नहीं देखना है।
लेकिन ये 1980 में ही जो है वो रिकमेंडेशन आ गया था, और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर जो है वो ओबीसी का आरक्षण जो हम लोग आज देखते हैं 27% जो हम लोगों को रिजर्वेशन इन लोगों को मिला हुआ है, वो जो है वो इसी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो है वो दिया गया है। तो यही जो है वो है। इसमें जब कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट ने जो है वो एक टर्म लाया क्रीमी लेयर। तो ये ओबीसीज में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रीमी लेयर के रूप में जो है वो कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया। वो उनको बताया कि ठीक है ये ओबीसीज तो हैं, लेकिन ये क्रीमी लेयर में आते हैं, और जो क्रीमी लेयर में आ गए उनको जो है वो रिजर्वेशन जॉब में या एडमिशन में इस तरह में जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही जो है वो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गाइडलाइंस जारी किया। आज भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, और जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग इसको और बेहतर जानते होंगे क्या क्या चीजें अभी वर्तमान में है। लेकिन हम लोग को बस ये जानना है कि कालेलकर कमेटी ने क्या काम किया, और उसके बाद मंडल कमेटी ने जो है वो क्या काम किया, और कब कब चीजें जो है वो आई। तो ये दोनों चीजें जो है वो अभी भारत में जो है वो रिजर्वेशन संबंधी जो प्रावधान है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है वो हमने देखी, काका कालेलकर और बीपी मंडल कमीशन। ये दोनों क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग देखते हैं इन्हीं कमिटीज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीज। जिसको हम लोग एआरसी के नाम से जानते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग। नाम से ही जो है वो पता चल रहा है, प्रशासनिक सुधार आयोग। यानी कि भारत में जो प्रशासन है, प्रशासन मतलब ये प्रशासन नहीं डीसी एसपी एसडीओ ये वाला प्रशासन नहीं, जो हमारा गवर्नेंस है पूरे गवर्नमेंट का वर्किंग एंड फंक्शनिंग, जो हमारा गवर्नेंस है, इस गवर्नेंस को कैसे और बेहतर और सुधार किया जा सके, इस चीज को लेकर के जो है वो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो है वो बनाई गई। और ये अब तक भारत में मात्र 2 बार बनाई गई है, जिसको हम लोग फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी के नाम से जो है वो जानते हैं। दोनों को हम लोग देखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकंड एआरसी तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्वेंट सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो आपको सेकंड एआरसी तो हर हाल में जो है वो बहुत अच्छे तरह से करना है। खैर हम लोग यहाँ पे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। तो जो फर्स्ट एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये जो है वो 1966 में जो है वो बनाया गया, और ये इसके चेयरमैन जो है वो मोरारजी देसाई जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो है वो, उनके चेयरमैनशिप में जो है वो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो बनाया गया। बाद में मोरारजी देसाई साहब पॉलिटिकल विल के वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और उनके प्रधानमंत्री वगैरह बन गए। बाद में 70 में जाकर हम लोग देखते हैं जनता गवर्नमेंट वगैरह आई थी, तो इन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद के हनुमंथा जो है वो इस एआरसी के जो है वो हेड बने, के हनुमंथा। तो पहली बार जो है वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में फर्स्ट एआरसी बना, बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो फिर ये पद जो है वो एआरसी का जो हेड है वो के हनुमंथा को जो है वो बनाया गया। ये कमेटी ने जो है वो 1969 में जो है वो अपना रिकमेंडेशन जो है वो दिया, और इन्होंने जो है वो 22 रिकमेंडेशन जो है वो दिए, 22 रिकमेंडेशन जो है वो दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था अंतरराज्यीय काउंसिल बनाना। इंटर स्टेट काउंसिल जो हमारा है, अंतरराज्यीय परिषद जिसको कहते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, इसको बनाने की बात जो है वो इन्होंने कही आर्टिकल 263 के अंतर्गत। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 263 आर्टिकल है, इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद जो है वो उसका गठन करने का बात जो है वो इसी फर्स्ट एआरसी के द्वारा जो है वो
कही गई थी 22 रिकमेंडेशन के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जानते हैं जनता गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक टिकी नहीं थी मोरारजी देसाई साहब का, तो इस फर्स्ट एआरसी के एक भी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया जा सका, यानी ये कंप्लीट जो है वो फाइल बनकर ही जो है वो रह गई। इसका एक भी रिकमेंडेशन, ये इंटर स्टेट काउंसिल का रिकमेंडेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये भी लागू जो है वो नहीं हो सका, यानी फर्स्ट एआरसी के कंप्लीट रिकमेंडेशंस जस के तस आज भी जो है वो पड़े रह गए और स्थितियां जो है वो बदलती चली गई। फिर एआरसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर सेकेंड एआरसी जो है वो गठित हुआ और सारा कसर जो है वो कमर तोड़ करके जो है वो इसमें सेकेंड एआरसी में जो है वो निकाल दिया गया। तो ये जो सेकेंड एआरसी है ये 2005 में बना, 2005 में। इसके चेयरमैन थे एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मिनिस्टर भी थे हमारे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, लोग जानते हैं। तो वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में जो है वो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो है वो बना और इसने जो है वो 15 रिपोर्ट्स जारी किए, 15 रिपोर्ट्स। और ये 15 रिपोर्ट जो है वो भारत की दशा और दिशा, प्रशासनिक गवर्नेंस को लेकर के जो है वो दशा और दिशा जो है वो तय करती है। आज भी दशा और दिशा जो है वो इसी सेकेंड एआरसी के द्वारा ही जो है वो तय किया गया, जो मानक है उसी चीज को लेकर के आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे रिकमेंडेशंस आए, जो 15 रिपोर्ट्स आए, ईच रिकमेंडेशन को ईच रिपोर्ट कहा गया, जिसमें भारत में आरटीआई लागू करना, भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करना, भारत में जो है वो लोकल गवर्नेंस में जो है वो कैसे सुधार किया जाए या उसको फंडिंग, वो इसी के अंतर्गत जो है वो आया। इसके बाद भारत में क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि जो क्राइसिस कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पर भी जो है वो दिया गया। इसके बाद जो है भारत का सोशल कैपिटल, इस तरह से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो दी इन्होंने, कुल 15 चीजें जो है वो दी। उसके बाद एक टर्म जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो वो लोगों पर केंद्रित, जो सिटीजन पर केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी जो है वो इसी सेकेंड एआरसी रिपोर्ट के अंतर्गत में जो है वो दी गई है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा भारत का है, जो हमारा वित्तीय प्रबंधन सिस्टम जो हमारा भारत में पूरा चल रहा है, ये भी जो है वो सेकेंड एआरसी के ही रिकमेंडेशन पर जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर के जो है वो 15 रिकमेंडेशन एम वीरप्पा मोइली के द्वारा जो है 2005 में ही जो है वो दिया गया था और इसी के आधार पर जो है आज भी हमारा प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो चल रही हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बैटिंग टेररिज्म। कॉम्बैटिंग टेररिज्म यानी कि जो भारत में टेररिज्म जो है उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए, एनएसजी का गठन किया जाए, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, या जो भी चीजें की जाए, वो सारे चीजें जो है वो इसी सेकेंड एआरसी में जो है वो सबमिट की गई है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल के द्वारा, कमेटी के द्वारा जो है वो सबमिट जो है वो की गई है। तो यही जो है वो 2 प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो अब तक भारत में जो है वो बन चुके हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट एआरसी और सेकेंड एआरसी के नाम से जानते हैं। तो प्रशासनिक सुधार को लेकर के जो है वो ये 2 कमेटियां आई हैं और इन दोनों को जो है वो हम लोगों ने देखा और समझा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, किसी का कोई सवाल है तो बताइए। सर फर्स्ट वाला को एक बार बता देंगे फिर से। फर्स्ट वाला, फर्स्ट एआरसी? हाँ जी सर। ओके, तो जो फर्स्ट एआरसी बना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसको कहते हैं, ये 1966 में बनाया गया और मोरारजी देसाई साहब जो है इसके चेयरमैन बनाए गए। और ये कमीशन जो है वो 1969 में जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है, अपना स्टडी जो है वो सबमिट करता है और इसने 22 तरह के रिकमेंडेशन जो है वो लगाए कि 22 तरह का बदलाव या 22 तरह का सुझाव जो है वो इस कमेटी ने दिया। इस 22 सुझाव में सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव ये था कि अंतरराज्यीय परिषद जो हमारा आज के डेट में हम लोग देखते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल है, जो आर्टिकल 263 के अंतर्गत जो है वो आता है, तो इसको बनाने का जो सुझाव था, ये सुझाव जो है वो फर्स्ट एआरसी ने ही जो है वो दिया था। फर्स्ट एआरसी
के द्वारा ये बात बताई गई थी कि भारत में जो वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनाना चाहिए अंडर आर्टिकल 263, ताकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको जो है वो और मजबूती जो है वो मिल सके। इसलिए जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात इन्होंने कही थी। लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वगैरह की वजह से फर्स्ट एआरसी की कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो लागू नहीं हो सकी। ये केवल कागज और फाइल की तरह ही जो है वो पड़ा रह गया। इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो फर्स्ट एआरसी पहले बना तो था चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई फिर क्या हुआ था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इस कमेटी का जो है वो बाकी आधा काम इन्होंने कर दिया था, आधा काम जो है वो के हनुमंथा ने जो है वो किया था। तो ऐसे फर्स्ट एआरसी के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, लेकिन वहां पे कुछ अगर स्पेशल टर्म एंड कंडीशन पे देके पूछेगा कि उनके हटने के बाद कौन बने थे, तो के हनुमंथा जो है वो बने थे। तो दोनों चीजों को जो है वो ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, इस फर्स्ट एआरसी के प्रस्तावों को, इसके जो रिकमेंडेशंस थे, इसके जो सुझाव थे, इसको जो है वो लागू नहीं किया जा सका भारत में। इसके सुझाव जो है वो आज भी लागू नहीं हो पाए। वहीं सेकेंड एआरसी के सारे सुझाव लागू हैं। जो इन्होंने जो है वो 15 रिपोर्ट सबमिट की थी, ये 15 रिपोर्ट लागू हो गए हैं। और इसी 15 रिपोर्ट पर, इसी एआरसी पर तो सारा काम आज के डेट में हो ही रहा है। जो भी प्रशासनिक सुधार हम लोग देख रहे हैं, ये सारा इसी सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशन का ही नतीजा है कहीं ना कहीं। और ये एम वीरप्पा मोइली के ये में बना था। आर्टिकल हमारे के तहत आर्टिकल बोले थे फर्स्ट एआरसी में 263। हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल को देखेंगे अभी आगे, फिर आता है इंटर स्टेट काउंसिल, तो इसको जो अब हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है, फिर से देखेंगे। इस इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर परेशान नहीं हुई है। और बताइए कोई दिक्कत? 22 से कोई भी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो फिर सर ये पहला इंटर स्टेट काउंसिल कैसे बन गया? नहीं, वही तो बोले, इसको देखेंगे आगे। अभी ये बना कैसे उसको भी देखेंगे। अभी तो ये, अभी उस दौर में जब ये रिकमेंड नहीं हुआ तो नहीं बना, ठीक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बना है। अभी तो इंटर स्टेट काउंसिल वर्किंग है, तो उसी को नेक्स्ट कमीशन जो हम लोग देखेंगे, उसी में हम लोग जो है वो देखेंगे कि वो आया कहां से। ये क्योंकि हम लोग एआरसी की बात कर रहे थे, तो हमने दोनों एआरसी जो है वो कवर कर लिया एक साथ। लेकिन इसी बीच जो है वो 2-3 कमिटीज जो है वो और बन गई। फर्स्ट एआरसी क्योंकि हम लोग का जानते हैं 1969 में ही आ गया, उसके बाद जो वो लगातार क्रम रहा। राजा मन्नार कमेटी बनाई गई, ये 1969 में। ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से प्लस जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के भी जो है वो चीजों को आगे बढ़ा गया। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक विशेष चीज नहीं है ना, इसमें तो बहुत सारे चीज इंक्लूडेड हो सकते हैं, इसका वेरियस डायमेंशन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो 1969 के में जो है वो राजा मन्नार कमेटी बनी। फिर जो है वो उसके बाद हमारा पुंछी कमीशन भी बना। पुंछी कमीशन आया 2000 आई थिंक 2010 में। तो पुंछी कमीशन भी जो है वो आया। उसके बाद जो है वो फिर हमारा सेकेंड एआरसी भी बीच में आया 2005 में। तो इस तरह से जो है वो चीजें जो है वो चलती रही। तो इसी क्रम में हम लोग जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो राजा मन्नार कमेटी की जो बात कर रहे हैं, वो हम लोग बात करते हैं राजा मन्नार कमेटी। ये कमेटी 1969 में बनाई गई राजा मन्नार के नेतृत्व में। और ये केंद्र राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट का जो संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, इसको जो है वो कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे कम से कम विवादित किया जाए, इस सब से संबंधित स्टडी और रिकमेंडेशन देने के लिए जो है वो ये राजा मन्नार कमेटी जो है वो हमारे यहाँ बनाई गई। ये जो है राजा मन्नार कमेटी में एक बात ये याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया, ये भारत सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि उस दौर में तमिलनाडु में डीएमके सरकार थी, द्रमुक मुन्नेत्र कजगम, ये जो है इसका डीएमके का फुल फॉर्म होता है। तो ये डीएमके का सरकार थी। इस डीएमके सरकार ने जो है वो राजा मन्नार कमेटी गठित किया था तमिलनाडु की डीएमके सरकार में, न कि भारत सरकार ने। तो राजा मन्नार कमेटी जो है वो डीएमके के द्वारा, डीएमके गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा जो है 1969 में जो है वो गठित की गई थी केंद्र राज्य संबंध को स्टडी करने के लिए। उसके बाद जो है वो
इस कमिटी ने जो है वो बताया, रिकमेंड किया कि फाइनेंस कमीशन जो है हमारा आर्टिकल किसके तहत, क्या है फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन जो हमारा आर्टिकल 280 के तहत आता है, इसको जो है वो एक परमानेंट बॉडी बना दिया जाए, परमानेंट बॉडी बना दिया जाए, ऐसा इन्होंने जो है वो रिकमेंड किया इस राजा मन्नार कमीशन ने। हालांकि ये ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो बना हुआ है, तो इसको जो है परमानेंट बॉडी या इन सब से संबंधित चीजों को जो है वो ध्यान नहीं दिया गया, बस ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया। तो कई बार जो है वो कमेटी के हर रिकमेंडेशन को लागू करना जो है वो जरूरी नहीं होता है, या उसके हर सुझाव को लागू जो है वो नहीं भी किया जाता है। तो इसी तरह से जो है वो इस कमेटी ने बताया था कि फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी जो है वो बना दिया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो बताया था कि प्रेसिडेंट रूल जो है हमारा, जो 3 तरह से लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, जो राष्ट्रपति शासन है, कब कब लग सकता है, किस किस आर्टिकल के तहत? 352, 360। ये जो 3 प्रकार से हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं भारत के संविधान में, इसको नहीं लगाया जाए, यानी इस प्रेसिडेंट रूल को खत्म कर दिया जाए। ये जो 3 प्रोविजंस हैं 352, 356 और 360 के, इसको जो है वो खत्म करने का भी रिकमेंडेशन जो है राजा मन्नार कमेटी ने जो है वो दिया था, लेकिन ये सब लागू नहीं हुआ, बस उन्होंने अपना सुझाव दिया। उसके बाद इन्होंने बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस जो है, ऑल इंडिया सर्विस जो अखिल भारतीय सेवा होता है, उसको भी खत्म कर दीजिए। यानी जो आईएएस आईपीएस जो होते हैं और आईएफएस, आईएएस आईपीएस और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईओएफएस बोलते हैं इसको, तो ये जो है वो, ये 3 जो है वो ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सर्विस है, यानी सर्विस का रिकमेंडेशन केंद्र करती है और सेवा जो है वो राज्य लेती है। तो ये जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं को जो है वो खत्म करने का भी रिकमेंडेशन जो है वो इन्होंने दे दिया था राजा मन्नार कमेटी ने। तो ये भी जो है वो रिकमेंडेशन तो इन्होंने दे दिया था, लेकिन इसको जो है वो फॉलो नहीं किया गया था। तो इस तरह से जो है वो राजा मन्नार कमेटी जो है वो आई थी और कुछ वैसा स्पेशल नहीं कर पाया था, बस केंद्र राज्य संबंध से संबंधित स्टडी जो है वो इन्होंने किया था। अब क्या हुआ कि भाई एक ट्रेंड चल गया कि तमिलनाडु स्टेट जो है, डीएमके गवर्नमेंट जो है वो अगर ऐसा कर रही है तो हम लोग भी करेंगे, अदर स्टेट में भी जो है वो कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे। इसी तरह क्या हुआ फिर, इसी देखा देखी में अगर हम लोग कह दें तो एक जो है वो आनंदपुर साहिब डिक्लेरेशन हुआ। आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, डिक्लेरेशन नहीं, रिजोल्यूशन। अभी आनंदपुर साहिब कहां है? पंजाब। तो पंजाब में उस दौर में अकाली दल की गवर्नमेंट थी, अकाली दल की गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने जो है वो करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर भी हम, सॉरी करतारपुर कहते हैं, आनंदपुर साहिब नाम की जगह पे जो है वो एक मीटिंग उटिंग की, वहां पे बहुत सारी बातों को रखा और एक रिजोल्यूशन जो है वो पास किया और बोला कि इसको जो है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। और ये 1973 की जो है वो बात हो गई। 69 में डीएमके ने किया था, 73 में इसका देखा देखी जो है वो आनंदपुर साहिब में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट अकाली दल जो है वो करती है। ये क्या करती है कि इन्होंने एक रिजोल्यूशन जो पास किया है, जो रिजोल्यूशन वहां पे अपनाया, उस रिजोल्यूशन में अपना इस दल ने जो है वो पॉलिटिकल और रिलीजियस, धार्मिक दोनों संबंधी जो रिजोल्यूशन है उसको जो है वो अपनाया। दोनों में जो है वो चेंजेस करने की बात जो है वो कही। तो ये आनंदपुर जो साहिब रिजोल्यूशन है वो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों तरह का रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर देखने को आया। और इस रिजोल्यूशन में यह बताया गया कि केंद्र सरकार को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने चीजों को, या अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, या अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। किस किस चीजों पर? तो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इसको डिफेंस पर, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए खुद को फॉरेन अफेयर्स पर, इस सेंटर को जो है वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कम्युनिकेशन पर, और सेंटर को अपने आप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए करेंसी पर। और रेस्ट ऑफ दी चीजें जो भारत में बच गई
वो सारा जो है वो स्टेट्स को दे देनी चाहिए। तो ऐसा भी जो है वो ये रिकमेंडेशन जो है वो या ऐसा इस रिजोल्यूशन में जो पंजाब के अकाली दल ने जो है वो किया गया। यानी कि जो भी रेसिडुअरी पावर हो गया इन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी के छोड़ के जो भी रेसिडुअरी पावर्स हो गया, ये सारे पावर स्टेट को दे दिए जाए। ऐसा जो है इस करतारपुर बार बार मुझसे निकल रहा है, इस आनंदपुर रिजोल्यूशन में जो है वो बात कही गई, लेकिन ये सिर्फ पंजाब तक ही लिमिट रहा और ये सब जो है वो कोई वैलिड या कोई मान्यता जो है इन सब चीजों को नहीं दी गई। तो बस इसको इतना ही ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ रिजोल्यूशन जो है वो आया था 1973 में। अब भाई 2 स्टेट कर दिया तो तीसरा स्टेट काहे मानेगा भाई, उसको भी तो पूरा हक अधिकार है अपना भी जो है वो आइडेंटिटी रखने का। इसी तरह जो है वो वेस्ट बंगाल भी जो है वो किया। वेस्ट बंगाल ने जो है वो एक मेमोरेंडम पास किया। देखिए ये सब सारा पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ही हो गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट थी, सेंटर में जो है वो सेंटरिस्ट गवर्नमेंट थी उस दौर में कांग्रेस की। उसी तरह जो अकाली दल है हम लोग जानते हैं वो प्रो हिंदू या प्रो एक तरह से कहें तो प्रो रिलीजियस धर्म है, रिलीजन के आधार पर ही जो है ये पार्टी जो है वो अकाली दल जो है वो बनाई गई थी, रिलीजियस लाइंस पर ही जो है वो बनाई गई है। बाद में पॉलिटिकल लाइंस भी जो है, और इसने अपने रिजोल्यूशन में हमने देखा है पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों एजेंडा को जो है वो प्रमुखता से रखा कि हम लोग अपने धर्म को भी डिफेंड करेंगे और धर्म में भी जो है वो हम लोगों को जो पक्ष चाहिए उन पक्ष को रखने का बात काम करेंगे और राजनीति भी जो है वो करेंगे। तो इसी तरह से जो है वो वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो अकाली दल थी और सेंटर में कांग्रेस का गवर्नमेंट था उस दौर में, तो वो अकाली दल ने ऐसा कर लिया। उसी तरह वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, इसको सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट यानी कांग्रेस गवर्नमेंट से कुछ बहुत ज्यादा जो है लगाव तो था नहीं, तो ये भी जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी जो है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो है वो लेकर आती है 1977 में। तो कम्युनिस्ट की जो है सरकार है, जिसको हम लेफ्ट या कम्युनिस्ट कह सकते हैं, तो कम्युनिस्ट की जो सरकार थी 1977 में, उन्होंने जो एक रिजोल्यूशन के लेकर के आया और इसमें बोला कि भारत के संविधान में जो यूनियन शब्द है इस शब्द को हटा दीजिए, यूनियन शब्द को जो है वो हटा दीजिए और फेडरल शब्द डाल दीजिए, फेडरल शब्द डाल दीजिए। तो इन्होंने ये बात कही जो सरासर गलत थी, कोई नहीं मानने वाला था। उसके बाद इसने ये भी बताया कि रेसिडुअरी पावर्स जो हैं, जो अभी केंद्र के पास रहते हैं, इस पावर को जो है शिफ्ट करके स्टेट को दे दीजिए, राज्यों को दे दीजिए। जो रेसिडुअरी पावर्स है वो केंद्र से हटाकर राज्यों को जो है वो दे दीजिए, ऐसा इसने बताया। और फिर इसने बताया कि आर्टिकल 356 को हटा दीजिए, आर्टिकल 360 को हटा दीजिए। इन दोनों को जो वो हटा देने की बात जो वो इसने कही। लेकिन ये सब खोखला चीज है, कुछ हुआ गया कुछ ऐसा नहीं। और जब देखा केंद्र सरकार ने कि सब स्टेट जो है वो अपना अपना नौटंकी जो है वो बतियाना शुरू कर दिया है, तब हमको कुछ इस पे सीरियस काम जो है वो करना पड़ेगा। तब इसने क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया सरकारिया कमेटी गठित कर दी। क्या कर दी? सरकारिया कमेटी। ये बन गया 1983 में। तो इन्हीं सरकारिया साहब के नेतृत्व में जो है वो बनाई गई सरकारिया कमेटी। और ये सरकारिया कमेटी का जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन अब तक भारत में देखा गया है। 247 पॉइंट्स का रिकमेंडेशन इन्होंने दिया, बिंदुओं पर जो है वो इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया। इन्होंने जो है वो 247 पॉइंट्स पर अपना रिकमेंडेशन दिया, जिसमें से 180 पॉइंट्स को मान लिया गया 180। इतना बड़ा जो है वो कभी भी जो है वो ऐसा नहीं किया गया था। तो 247 में 180 पॉइंट को जो है वो मान लिया गया सरकारिया कमेटी का। और इसी सरकारिया कमेटी ने जो फर्स्ट ARC में इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात कही गई थी, अंतरराज्यीय परिषद बनाने की बात कही गई थी, इसी रिकमेंडेशन ने इस सरकारिया कमेटी ने फिर से रिकमेंड किया कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात कही गई थी ये सही बात है, इसको मान लिया जाए। और इसी सरकारिया कमीशन के सिफारिश पर हमारा अंतरराज्यीय जो परिषद है इंटर स्टेट काउंसिल, ये वर्किंग और फंक्शन जो है वो आज के डेट में कर रहा है।
तो ये सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य से संबंधित जो संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी जो है वो रही है। और एक कमिटी इतना पर ही नहीं रुकी, 180 पॉइंट जब मान लिया गया तो समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई होंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही रहा कि अंतरराज्यीय जो परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो, उसका जो है वर्किंग और फंक्शनिंग जो है वो शुरू हो गया। इसके अलावा जो है वो जोनल काउंसिल्स, जो क्षेत्रीय प्राधिकार है, इस जोनल काउंसिल को भी जो है वो क्रिएट करना, प्लस अगर कुछ पहले से अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो उसको रीएक्टिव करना, ये दोनों बात जो है वो इसने कही और इसको भी जो है वो मान लिया गया था। यानी कि केंद्र राज्य संबंध में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जोनल काउंसिल्स का जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग जानते हैं कितने जोनल काउंसिल हैं अभी, बताइए, ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। कोई नहीं? सर 5। तुक्का मार रहे हैं क्या? और कोई? सर 5 ही है, और बाद में फिर पूर्वोत्तर भारत के विलय से लाया गया था 1972 में लगभग। वर्तमान में जो है वो 5 ही है, ठीक है, क्योंकि जो आनंद बोले थे ना 5, आपके आवाज में कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो झलकी थी, इसीलिए जो है आपको किए थे। तो 5 ही जो है वो जोनल काउंसिल हमारे यहाँ है। कौन कौन सा है भाई? ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है, साउदर्न है और एक सेंट्रल है। तो यही 5 जो है वो हमारे यहाँ है। सेंट्रल का याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो 5 जो है वो हमारे जोनल काउंसिल है। सेंट्रल का जो किया गया है, मतलब क्या कहा जाए, बस ठीक है, छोड़िए ना, ये ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, उसके बाद नॉर्दर्न है, ये एन है, डब्ल्यू नहीं, साउदर्न है और सेंट्रल है। ये जो है वो हमारा जोनल काउंसिल जो है फिलहाल जो है वो वर्किंग और फंक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो यही जो सरकारिया कमीशन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी सरकारिया कमीशन ने जो वो जोनल काउंसिल्स और जो इसके अगर कुछ ऐसा है तो उसको रीएक्टिवेट किया जाए, नहीं है तो उसको गठित किया जाए, इसकी भी बात जो है वो इन्होंने कही थी। और इसके बाद इसकी एक और इंपॉर्टेंट सरकारिया कमीशन की बात आई थी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, GUISTS, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए भी जो है एक कमीशन जो है वो बनाया जाए। यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमीशन जो हम लोगों को देखते हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग जो है वो, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक आयोग जो है वो देखने को मिलता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमीशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी इसी सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से 3-4 चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमेटी जो केंद्र राज्य संबंधों को स्टडी करने के लिए बनाई गई, 1983 में जो है वो बनाई गई। इसने कुल 247 पॉइंट्स पे रिकमेंडेशन दिया, जिसमें से 180 पॉइंट्स को जो है वो मान लिया गया। इसने जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो, अंतर राज्य परिषद जो है वो, उसको जो है वो गठित करने का जो है वो करवाने का काम किया, इसी के रिकमेंडेशन पर हुआ। अगर उसके बाद जो है वो जोनल काउंसिल्स जो है वो उसको भी क्रिएट करने का, और अगर क्रिएटेड है तो रिएक्टिव करने का काम जो है वो इसी कमेटी के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमीशन का भी जो है वो गठन करने की बात जो है वो इसी सरकारिया कमीशन के द्वारा जो है वो की गई 1983 में। तो ये जो है वो सरकारिया कमीशन से रिलेटेड है। और फिर इसी सेंटर स्टेट के रिलेशन को लेकर के जो है वो एक और कमेटी बनाई गई जो बहुत महत्वपूर्ण था, ये था पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन, तो ये जो है पुंछी कमीशन जो है वो, पुंछी उनका नाम था,
पूरा नाम क्या था वो हम भी भूल गए। तो ये पुंछी कमीशन जो है वो बनाया गया था, और ये जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए, केंद्र राज्य संबंध को स्टडी करने के लिए सेकंड कमीशन जो है वो बनाया गया था। फर्स्ट जो है वो सरकारिया था और ये सेकंड जो है वो पुंछी कमीशन था। इसको 2010 में जो है वो इस कमीशन ने जो अपने रिकमेंडेशन जो है वो दिए थे, और इसने जो है वो एक और इंटर स्टेट काउंसिल के तर्ज पर ही उसी तरह का जो है वो एक और इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य कमीशन बनाने की बात कही थी। ये बात माना नहीं गया है अभी तक। तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग बनाने की बात जो है वो इस कमीशन ने जो है वो कही थी, और आर्टिकल 307 के अंतर्गत इस ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन बनाने की बात जो है वो इस आयोग ने जो है वो कही थी, लेकिन इसको माना नहीं गया है। और इसके साथ साथ इस कॉमर्स कमीशन का जो है वो रोल भी बताया था कि ये रोल जो है वो एडवाइजरी हो, यानी कि जो एडवाइस दे, और साथ साथ में जो है ये एग्जीक्यूटिव भी हो, यानी ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड जो भी विवाद हो या जो भी प्रशासनिक जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले, उस चीज को एग्जीक्यूट करने का भी काम जो है वो ट्रेड और कॉमर्स कमीशन करे, और साथ साथ में ट्रेड और कॉमर्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अंतरराज्यीय ट्रेड यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रेड को जो है वो कैसे बढ़िया किया जा सके, उससे रिलेटेड एडवाइस भी दे, और उस ट्रेड को जो है संपन्न कराने का भी काम जो है वो करे। तो इसका दो रोल जो है वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन बनाने की बात कही, जिसका दो रोल होगा, एक एडवाइजरी रोल होगा और एक एग्जीक्यूटिव रोल होगा, और ये दोनों को संवैधानिक स्थान देने की बात कही थी कि आर्टिकल 307 का इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम लोग इसको गठित कर देंगे। तो इसके भी कुछ कुछ रिकमेंडेशन थे। इस वाले रिकमेंडेशन को जो है वो नहीं माना गया था पुंछी कमीशन के, तो हम लोगों ने जो है वो इसको भी देख लिया। तो कुल मिला जुला के हम लोगों का जो है वो सेंटर स्टेट या यूं कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा कमीशन था, ये सारा जो है वो हम लोगों ने देख लिया जो इम्पोर्टेंट थे। कमीशन तो हमारे यहाँ साल भर में 20 कमीशन जो है वो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, कुछ के रिपोर्ट आते हैं, कुछ गुमनामी में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को हर कुछ देखना है। जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती हैं, जिस कमीशन के द्वारा रेकमेंड कर दिया जाता है, उसी को देखना है। और दो तरह से हमने बताया भी था शुरुआत में ही कि प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जैसा ऐसा इंपॉर्टेंट काम का ये सब किया है वो कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाया गया वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे है, या जो है वो आरटीआई एक्ट आया था वो किस जो हमारा रिफॉर्म कमीशन आया था ये किसके आधार पर किया गया था। वहां पे 4 ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, पुंछी कमीशन या कुछ और ऐसा करके इस तरह का प्रश्न मिलेगा। और तीसरा तरह जो है वो डायरेक्ट पूछेगा कि फलाना कमीशन जो है वो नरसिम्हम कमीशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो बैंकिंग है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के 3-4 तरह से जो है वो क्वेश्चन रहते हैं, और यही जो इंपॉर्टेंट कमीशन हमने कुल मिलाकर 20-25 कमीशन हम लोगों ने देखा होगा, इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। और एक टाइप और जो हम लोग को देखने को मिलता है वो टाइप होगा लेटेस्ट में। कुछ ऐसा लेटेस्ट कमीशन अगर बना है उससे रिलेटेड भी जो है वो कुछ हम लोग को प्रश्न मिलता है। तो ये जनरली करंट अफेयर्स का जो है वो हमारा पार्ट रहता है। इस करंट अफेयर में हम लोग जो है वो इन चीजों को देखते हैं। इनको भी हम लोग जो है वो रैंडम टॉपिक के अंदर जो है वो देख ही रहे हैं। तो यही सब चीजें जो है वो हमारे यहाँ भारत में चल रही हैं प्रशासनिक स्तर पर। अब आप लोग की तरफ से कुछ तरह का कंफ्यूजन है, सवाल है तो बताइए। रहा है ये जो आप डिफरेंशिएट कर रहे थे काका कालकर और बीपी मंडल वाली कमेटी का, जो आप बता रहे थे कि वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और बीपी मंडल उसको क्या कर रहे थे? 1 मिनट, आ रहा है स्क्रीन? नो सर।
सर। यस सर। नहीं आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है? यस सर, आ रही थी, अब ब्लैक हो गया। ओके, अब यस सर, आ रही है, आ रही है। तो दो चीजें, काका कालेलकर और दूसरा बीपी मंडल। दोनों को जो है वो बैकवर्ड क्लासेस जो है वो उनसे संबंधित स्टडी करने के लिए जो है वो बनाया गया। तो इसको जो है वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा गया, इसको जो है वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा गया। फर्स्ट वाले ने क्या किया भाई, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो कौन बैकवर्ड है कौन फॉरवर्ड है इसका जो है वो केवल सामाजिक आधार था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आधार तो था नहीं। कोई जो है वो हमारा संविधान में तो लिखा हुआ नहीं था कि, या किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ था कि आप बैकवर्ड हैं आप फॉरवर्ड हैं। ये हम लोग का एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चला आ रहा था, ये हमारा सोशल स्टिग्मा जो है वो कई समय से जो है वो चला आ रहा था। या जो भी डिफरेंसेस था, किसी को बैकवर्ड बोला जा रहा था, किसी को फॉरवर्ड बोला जा रहा था, तो वो उसका आधार केवल और केवल सामाजिक था। तो चिन्हित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए कि कौन कौन से ऐसे भारत में ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ऐसे कम्युनिटी हैं जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको जो है वो बैकवर्ड जो है वो बोला जा रहा है। तो इनको खोजने के लिए और खोजे हैं तो भाई इतना कमेटी बना दी, इतना घूम फिर रहे हैं तो कुछ रिकमेंडेशन भी करिए, खाली खोजिए मत। तो ये तो उसका लेटर पार्ट वाला हिस्सा है। तो ये नोन चीज है कि भाई अगर हम समस्या खोज रहे हैं तो समस्या का कुछ कुछ समाधान भी सुझाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेड बातें रहती हैं। लेकिन इसका मेन मकसद जो है वो रिकमेंडेशन देना नहीं था, मेन मकसद इसका था इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन जो है हमारे यहाँ बैकवर्ड जो है वो हैं, किनको हम लोग बैकवर्ड बोलेंगे, किस आधार पे बैकवर्ड बोलेंगे, क्या इसका जो है वो बेस होना चाहिए बैकवर्ड किसी को बोलने के लिए, किसी को फॉरवर्ड बोलने के लिए। तो इन्होंने जो है वो बताया कि सोशली प्लस एडुकेशनली, जो लोग पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग आगे नहीं आ पाए हैं, उनको जो है वो हम लोग बैकवर्ड जो है वो मानेंगे। ये जो है वो इन्होंने बताया। और ऐसे 2399 ग्रुप्स जो है वो इन्होंने पूरे भारत में जो है वो खोजे कि ऐसे 2399 ग्रुप्स हैं जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं। यानी इन्होंने सोशल और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो तय किया कि इसी स्टैंडर्ड पर हम लोग जो है किसी को जो है वो पिछड़ा कह सकते हैं, या उनको जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का काम रहा, जो काका कालेलकर के अध्यक्षता में रही। अब सेकेंड जो बना वो बीपी मंडल के नेतृत्व में बना, और ये 1979 में बना और 1980 में रिपोर्ट दे दिया। अब हमको पता चल गया है कि इतने ग्रुप जो है वो पिछड़ा है, तो फिर से इसको हम क्यों स्टडी करेंगे, क्यों खोजेंगे कि भाई उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ गया क्या, या कुछ बेहतर हो गया क्या, ये हम क्यों खोजेंगे। अब ये हम लोग जान गए कि हमारे यहाँ 2399 ऐसे ग्रुप हैं जो पिछड़े हैं। अब इनको क्या करना है, इनको तो आगे लाना है ना भाई। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार वन देखेगी, फॉरवर्ड देखेगी। तो इसी फॉरवर्ड को देखने के लिए, इसी फॉरवर्ड को नहीं, इसी इनको आगे लाने के लिए या इनकी दशा को सुधारने के लिए, इनके सोशल स्थिति को सुधारने के लिए, इनके एजुकेशनल स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या किया जाए, ये रिकमेंडेशन जो है वो बीपी मंडल ने जो है वो दी है। तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। और फिर इसी बीपी मंडल कमीशन के आधार पर रिजर्वेशन की पॉलिसी जो हमारे भारत में है आज, इस पॉलिसी को जो है वो लाया गया, जिसमें कि अदर बहुत सारे ग्रुप्स को तरह तरह का रिजर्वेशन है, ओबीसी को 27% का, या जो भी है, जो भी रिजर्वेशन आज की पॉलिसीज जो हमारी बन रही है वो इसी बीपी मंडल साहब के रिकमेंडेशन पे बन रही है। और वर्तमान में जो हमारा सेंसस भी होता है, जो जनगणना होती है, वो उसको हम लोग SECC कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट कंसेंसस। तो यही सामाजिक और शैक्षणिक स्तर जो काका कालेलकर साहब ने बता दिया था, इसी आधार पर आज भी जो है वो हमारी जनगणना जो है वो होती है।
आज भी लोगों को जो है वो हम लोग गिनते हैं। तो आप देखिएगा आपके घर में जो पर्चा दिया गया होगा, एक आपको एक चौड़ा सा A4 साइज को ऐसे वर्टिकल करके जो है वो दिया गया होगा, और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, आप देखिएगा आपके घर में ये उपलब्ध होगा ये कागज 2011 वाला, अगर आपने सही जगह पे रखा होगा। तो इस तरह से कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, पुरुष की संख्या कितना है, महिला की संख्या कितना है, बच्चे यानी अंडर 18 कितने हैं, रेडियो है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, कितने पढ़े लिखे हैं, इस तरह का एक पूरा पर्चा जो है वो आपको मिला होगा। और इस पर्चा के ऊपर में जो है वो लिखा हुआ है SECC, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट कंसेंसस जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि सामाजिक आर्थिक कास्ट कंसेंसस जो है वो, ये बात जो है वो वहां पे लिखी गई है। सॉरी, सोशियो एडुकेशन यहाँ पर जो है वो लिखा होगा, सामाजिक शैक्षणिक, नहीं सॉरी, जो अभी कंसेंसस है वो इकोनॉमिक ही है। तो आर्थिक आधार पर जो है वो अभी जो है वो हम लोग का जनगणना जो है वो चल रहा है, वो आर्थिक आधार पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और इन्होंने जो है वो बताया था एडुकेशनल आधार पर। तो शैक्षणिक स्तर में जो है वो हम लोगों का कई हद तक जो है वो सुधार भी हुआ है, और इस पर जो है वो काम कर ही रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो जनगणना है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट कंसेंसस के नाम से जो है वो जाना जाता है, यानी कि आर्थिक आधार को भी जो है वो जोड़ दिया गया। हमारी अभी जनगणना की जो डाटा की जाती है, इसमें जो है वो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, ये तीनों आधार को जो है वो जोड़ दिया गया है। तो यही जो है वो अभी स्थितियां जो है वो भारत में चल रही हैं। उम्मीद है दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस सर, थैंक यू सर। चलिएगा, तो अब एक दो चीजें जो रैंडम है उनको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा 7th पे कमीशन ड्यू है, खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ पे, हम लोग के क्लास में भी कुछ लोग हैं, तो उन लोग जो है वो इस 7th पे कमीशन से बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। बहुत तरह की बातें जो है वो होती हैं, इसकी चर्चा अक्सर जो है उनके कार्यालय वगैरह में होती रहती होंगी। तो जो 7th पे कमीशन है, ये किसके नेतृत्व में बना था? 7वां वेतन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? रैंडम में हम लोग ये सब चीजें देख रहे हैं, तो बताइए। कोई नहीं, पी चिदम्बरम। नहीं, पी चिदम्बरम साहब नहीं थे। अशोक कुमार माथुर। यस 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 यस, नहीं माथुर नहीं है, मोहंती है, एके मोहंती ना, नहीं माथुर, एके माथुर, माथुर है, मोहंती है, अरे कुछ क्या, माथुर ही है ना, अशोक कुमार माथुर है। 7th पे कमीशन माथुर ही होना चाहिए, एके माथुर। हाँ, एके माथुर ही होना चाहिए। हाँ, एके माथुर ही होना चाहिए। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। एके माथुर, जस्टिस एके माथुर। तो इनके ही नेतृत्व में जो है वो, एके माथुर साहब के नेतृत्व में जो है वो भारत का 7वां वेतन आयोग जो है वो लागू हुआ। तो इसको भी जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हम लोग जान रहे हैं कि भारत में हाई स्पीड ट्रेन को जो है चलाने की बात चल रही है, जिसमें बुलेट ट्रेन का भी जो है वो निर्माण, बुलेट ट्रेन के लिए भी कॉरिडोर बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। तो इस चीज को जो है वो किस कमेटी ने रेकमेंड किया? भारत में हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन होगा, ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है वो किया जा रहा है?
बताइए, कोई नहीं। अरविंद पनगड़िया कमेटी, अरविंद पनगड़िया कमेटी जो नीति आयोग से रिलेटेड थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे, अभी वर्तमान में जो है वो भारत में नहीं है, इन्होंने रिजाइन दे दिया और विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो ये अरविंद पनगड़िया कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया था भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, या यूं कहें तो हाई स्पीड जो ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसको जो है वो इसी अरविंद पनगड़िया कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया था। ये सब जनरली करंट रिलेटेड जो है वो कमेटी है। इसके बाद एक और कमेटी जो है वो बनी थी, जो हम लोग पहले ही दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, जो पीएम गति शक्ति योजना जो है वो लाई गई है, यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट वगैरह जो लाया गया है, या फिर यूं कहें डायरेक्ट की जो हमारा पीएम गति शक्ति योजना जो है वो लाई गई है, ये जो है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है वो किया गया है? कोई? कोई नहीं? तो ये जो है वो राजीव गौबा साहब जो है वो उनके कमेटी में जो है वो उनके चेयरमैनशिप में जो है वो ये रिकमेंडेशन जो है वो किया गया, पीएम गति शक्ति योजना जो लाई गई थी। और ये जो है वो डायरेक्ट ऐसा कोई कमेटी नहीं बनाया गया था, बट ये एक कमेटी टाइप का ही था, लेकिन इसको बोला गया एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, EGOS, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। और ये जो है वो मॉनिटर और इम्प्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री गति शक्ति दोनों को जो है वो करेगा। और इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज यानी सचिवों का जो एम्पावर्ड ग्रुप है, उसका हेड जो है वो राजीव गौबा साहब है। या यूं कहें तो पीएम गति शक्ति योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कमेटी है या जो एम्पावर्ड ग्रुप है, उसके हेड जो है वो राजीव गौबा साहब है। तो अभी राजीव गौबा साहब किस पद पर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पद पर है भारत में, झारखंड से इनका पुराना वास्ता रहा है। ये कहाँ है ये? ऐसे कैसे होगा जी? प्रिंसिपल सेक्रेटरी है क्या? नहीं, ये भारत के सबसे बड़े आईएएस पदाधिकारी हैं अभी वर्तमान में। मतलब आईएएस पदाधिकारियों की जो हायरार्की होती है, जो उनका पद सोपान होता है, उसमें सबसे ऊंचा पद जो होता है वो उसी पर है। तो अभी तो बता दीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी। यस, एग्जैक्टली, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो राजीव गौबा साहब जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं अभी हमारे यहाँ, भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा साहब हैं, आईएएस हैं। और ये जो है वो इसके पहले होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी भी थे, हम लोग जानते हैं। तो ये जो है अभी वर्तमान में जो है वो भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और जो आईएएस का पद सोपान होता है ना, उस पद सोपान में कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट। इससे ऊपर जो है वो कोई भी आईएएस जो है वो नहीं जा सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ा आईएएस का जो पद होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। अगर बहुत यंग एज में आप आईएएस बनते हैं और बहुत अच्छा प्रमोशन आपको मिलता है, तो आप फाइनली देश के जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। एंड दैट इज द टॉप मोस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन फॉर आईएएस ऑफिसर्स पूरे इंडिया में। उनसे बड़ा आईएएस ऑफिसर कोई नहीं है और बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है। अगर कैबिनेट स्ट्रांग है तो कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पीएमओ स्ट्रांग है तो पीएम के सेक्रेटरी का जो है, पीएमओ के सेक्रेटरी का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये डिपेंड करता है। लेकिन पद में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, भारत का जो है वो सबसे बड़ा पद का आईएएस ऑफिसर कौन होते हैं, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो बनी है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जो कि पीएम गति शक्ति योजना का इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो देखरेख करेगी। कोई दिक्कत यहां तक? कल मैंने बताया था प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा चूक हुई थी, इससे संबंधित कमेटी कौन सी है?
सर इंदु मल्होत्रा कमेटी। यस, जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी। उसी तरह जो पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है, जो स्टबल बर्निंग होता है, उससे संबंधित कमेटी लोकुर कमेटी। यस, लोकुर कमेटी, मदन बी लोकुर कमेटी। तो लगभग जो है वो हम लोगों ने ये कर लिया है। उसके बाद एक दो ऐसे ही है, देखिए स्वामीनाथन कमेटी 2004 में बनाई गई थी, तो MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में जो है वो बनाई गई थी। तो ये जो है वो हम लोग जानते हैं फार्मर एग्रीकल्चर ये सब से ही रिलेटेड है। तो यही चीजें जो है वही। इसमें एक और इम्पोर्टेंट कमेटी जो हम लोग को देखना है, जो हमारा आज की डेट में UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह UGC का फॉर्मेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है वो बनाई गई है? UGC है ना, UGC नेट का एग्जाम देते हैं, JRF का एग्जाम देते हैं, यूनिवर्सिटियों को मान्यता देती है, ग्रेडिंग करती है। तो UGC का तो काम है बहुत लंबा चौड़ा। तो ये जो UGC बनाया गया, ये किस कमेटी के जो है वो रिकमेंडेशन पर जो है वो बनाया गया है? वही नहीं, अभी अभी हम लोग जो है इनका बर्थडे पार किए हैं 2 दिन पहले। किनका बर्थडे मनाए हैं अभी 2 दिन पहले हम लोग? राधा कृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये राधा कृष्णन कमेटी जो है, उसी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि भारत में जो है वो यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो ये राधा कृष्णन कमेटी के द्वारा ही जो है वो रिकमेंडेड है UGC, जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इसी तरह एक और कमेटी है, ये है के संथानम कमेटी। के संथानम कमेटी, तो ये इसका खासियत क्या है के संथानम कमेटी का, कोई बता सकते हैं? CBI और CVC से बिल्कुल, इसी के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। CBI भी इसी कमेटी पे है, ये हम श्योर नहीं है। CBI का क्या है? CBI शायद नहीं है। चेक कर लेंगे। CBI भी इसी कमेटी के अंदर में आ रहा है लग रहा है। ठीक है, तो इसमें CBI को भी जो है वो देख लीजिए, ऐड कर लेना है के संथानम के कमेटी के साथ। के संथानम, CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग या निगरानी आयोग जिसको कहते हैं, और CBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बोर्ड नहीं, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो CBI है, इस दोनों का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो इसी के संथानम कमेटी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये सब जो है वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रही हैं, जो हम लोगों ने लगभग देख लिया। क्लियर है यहां तक? और
इसमें जो है वो करंट रिलेटेड जो भी चीजें उसको भी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। और एक सेक्शन और इसमें जो हम लोगों का बाकी है वो पॉवर्टी रिलेटेड जो है वो चीजें हैं। तो हम लोग जब पॉवर्टी वाले टॉपिक को आएंगे, जब इकोनॉमिक में आएंगे, इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से 2-3 चीजें जो है वो रिलेट करते हुए आएंगे। तो वहां पे 3-4 कमिटीज जो है वो हम लोग को और देखनी है। हालांकि सिर्फ हम लोग को वो कमेटी नहीं देखना है, उसमें उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को भी जो है वो हम लोगों को भारत में जो है वो देखना बहुत जरूरी है कि उसने क्या रिकमेंड किया था। तो वो पूरा एक टॉपिक ही है, एक दिन का टॉपिक है। तो जब हम लोग उस टॉपिक पे कवर करेंगे तो इस कमेटी को कर देंगे। हालांकि हम नाम आपको बता देते हैं, तो इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा कि दांडेकर और रथ कमेटी आया था पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर के। उसके बाद अलग कमेटी वाईके अलग के रिकमेंडेशन में आया था। उसके बाद लकड़ा वाला कमेटी बना था, इसके बाद तेंदुलकर कमेटी बना था, और बाद में फिर रंगराजन कमेटी जो है वो बना था। तो ये 5 कमेटी जो है वो भारत में गरीबी और गरीबी रेखा से निर्धारण से संबंधित है। दांडेकर और रथ, वाईके अलग, इसके बाद लकड़ा वाला फॉर्मूला या लकड़ा वाला कमेटी जिसको बोलते हैं, उसके बाद तेंदुलकर कमेटी, और फिर उसके बाद रंगराजन कमेटी। तो ये जो है वो 5 कमेटियां जो है वो भारत में पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो इसका बस अभी दिशा जो है वो ध्यान रखिएगा कि ये पॉवर्टी और पॉवर्टी एस्टिमेशन से लेकर के जो है वो संबंधित कमिटीज जो है वो भारत में बनी है। जब हम लोग पूरे पॉवर्टी टॉपिक को कवर करेंगे तो हम लोग इसको जो है वो अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी टॉपिक भी जो है हम लोग के प्री में जो है वो रिलेटेड आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग को वहां से देखने को मिलता है। तो किसी दिन हम लोग इस पॉवर्टी वाले टॉपिक को भी जो है वो कवर कर लेंगे। तो कल से हम लोग को एनवायरनमेंट वाला टॉपिक लेना है ना।